हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम भास्कर ज्योति है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2018 के परीक्षा में मैंने बीडीओ के कैटेगरी में, खंड विकास पदाधिकारी के कैटेगरी में मैंने दूसरी रैंक हासिल की है। इससे पहले मेरा चयन बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी में भी हुआ है 38वीं रैंक के साथ। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबके साथ प्रीलिम्स की रणनीति साझा करना चाहता हूँ। दिल्ली नॉलेज ट्रैक का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सबके साथ एक संवाद स्थापित करने का मौका मिला है। दोस्तों, मैं प्रीलिम्स की रणनीति मैं प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही एक अच्छा उम्मीदवार नहीं मानता हूँ स्वयं को, या हूँ भी नहीं, क्योंकि मैं प्रीलिम्स में कई बार असफल हुआ हूँ। यदि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ही बात करें तो मैं 5 बार प्रीलिम्स में असफल हुआ। 6ठी बार में मैं जब सफल हुआ तो अंतिम रूप से चयनित हुआ। बिहार लोक सेवा आयोग के परीक्षा में मैं कई बार असफल हुआ। यूपीएससी के लोक सेवा आयोग के परीक्षा में भी मैं प्रीलिम्स में कई बार असफल हुआ। लेकिन दोस्तों, कहते हैं ना कि फेल्योर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए मैं मानता हूं कि यदि आप हो सकता है कि मेरी रणनीतियों को जानेंगे, समझेंगे, तो हो सकता है कि जो गलतियां मैंने की हैं वो आप नहीं दोहराएंगे और आप एक बार में ही सफल हो जाएंगे, अंतिम रूप से भी चयनित हो जाएंगे। दोस्तों, मैं क्या गलतियां करता था खास करके उत्तर प्रदेश में कि मैं जो उत्तर प्रदेश की जो राज्य की जो चीज़ें होती हैं, जैसे कौन सा खनिज संपदा कहाँ पाया जाता है, वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है या क्या वहाँ पे पाया जाता है, इन चीज़ों को मैं पढ़ के नहीं जाता था। मैं मूल रूप से बिहार से हूँ, तो ऐसा नहीं था कि मैं काफ़ी ज़्यादा अंकों से पिछड़ जाता था। कई बार 2 नंबर से 3 नंबर से, 5 अंकों के अंदर ही कई बार जो है सो मेरा चयन नहीं हो पाता था। लेकिन बाद में जब मैंने इन चीज़ों को रियलाइज़ किया, कई बार मैं यदि पॉलिटी की तैयारी अच्छी करके जाता था तो करंट अफेयर्स नहीं पढ़ के जाता था। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हाल में आपने देखा होगा कि परीक्षा का जो लेवल है वह काफ़ी धीरे धीरे जो है सो काफ़ी ज़्यादा टफ होता जा रहा है, क्योंकि परीक्षाएं नियमित रूप से हो रही हैं। और उसके बाद क्या हुआ है कि हर राज्य के लोग हर राज्य में आके परीक्षाएं दे रहे हैं। आपने देखा अभी उत्तर प्रदेश में लोग कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा बाहरी लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जब आप देखेंगे तो परीक्षा काफ़ी कठिन हो गई है। इसमें काफ़ी सीरियस रहने की आवश्यकता है। यदि आप किसी भी एक चीज़ को छोड़ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से चयन से बाहर हो जाएंगे। प्रीलिम्स में आप क्वेश्चन के सबसे पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करें कि किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन आता है। जैसे यदि पॉलिटी से 30 क्वेश्चन आता है तो आप पॉलिटी में भी अपने कुल टाइम का, जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, यदि आप 90 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसमें से 1/3 पार्ट जो है सो आपको पॉलिटी को डेडिकेट करना चाहिए। हिस्ट्री से यदि जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उतना ही टाइम आपको हिस्ट्री के लिए डेडिकेट करना चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए अलग से टाइम निकालना चाहिए। तो दोस्तों, और सबसे पहले उत्तर प्रदेश में एक चीज़ आपको और समझने की ज़रूरत है कि जो यूपीपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है उसमें फॉरेस्ट का भी एग्ज़ाम होता है। तो इसके वजह से हुआ क्या है कि पिछले कुछ सालों से जो एनवायरनमेंट रिलेटेड क्वेश्चन होता है, पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन होता है, उसका भी परसेंटेज या वेटेज जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। तो उस दृष्टि से आपको पर्यावरण के क्वेश्चन से, पर्यावरण के जो मुद्दे होते हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से करने की आवश्यकता है, क्योंकि हमेशा आप 30-40 क्वेश्चन मान के चलिए कि उस सेगमेंट से आपका आना ही आना है, क्योंकि फॉरेस्ट का भी प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम जो होता है वही होता है। उसके बाद एक जो प्रमुख बदलाव हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पैटर्न में, वह यह हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग इंट्रोड्यूस हो गया है 2018 के बाद से। अभी 2020 की जो परीक्षा है वो हाल में अभी कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो उस लिहाज से आपको डरने की आवश्यकता नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग हो गया, अब हमें क्या करना है। देखिए, एक सबसे अच्छी रणनीति क्या होती है कि मान के चलिए 150 क्वेश्चन यदि आ रहा है तो 150 क्वेश्चन में किसी को भी 150 क्वेश्चन आता नहीं है कि वो हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर ले। हो सकता है 70, 80, 90 क्वेश्चन के बाद आपको नहीं पता हो एग्जैक्टली कि क्या है क्या नहीं है। तो जो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम का सबसे बेस्ट तरीका होता है कि वो आपको कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा और ऑप्शंस के आधार पे आपको एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा कि आप किस तरह से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके जो है सो अपने आंसर्स तक पहुँच सकते हैं। और ये सबके साथ होती है, ऐसा नहीं है कि बस आपके साथ ही हो रहा कि आप 60-70 क्वेश्चन से अधिक नहीं जान रहे हैं, 90 क्वेश्चन से अधिक नहीं जान रहे हैं। लेकिन आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि अभी के पैटर्न में यदि आप 90% क्वेश्चन को अटैम्प्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यदि आप एक देखेंगे टेस्ट सीरीज जब आप देंगे तो आप देखेंगे कि यदि आप 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, यदि आप मान के चलिए 3 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तीनों गलत हो गया, एक सही हो गया, तो आपका सारा कंपनसेट हो जाएगा, क्योंकि 1/3 निगेटिव मार्किंग है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यदि आप अटैम्प्ट करेंगे तो आपके चयन की संभावना बहुत अधिक होगी, क्योंकि बहुत कम लोग
लोग ऐसे होते हैं जिनको सारे क्वेश्चंस का आंसर्स पता होता है और वो एग्जैक्टली उतना ही टिक करके आएंगे जितना उनको पता होता है। तो मैं पर्टिकुलरली यदि अपनी बात करूँ तो उस नीति के साथ नहीं जाना पसंद करता हूँ, क्योंकि कभी भी मैं इतना कॉन्फिडेंट नहीं रहता हूँ कि सारा क्वेश्चन आता है, जितना करूँगा उतना ही हो जाएगा। इसलिए आप सारे क्वेश्चंस को या मैक्सिमम क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास कीजिए। प्रीलिम्स के लिए दोस्तों बहुत आवश्यक है कि आप एनसीईआरटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें, क्योंकि बेसिक क्वेश्चंस आता है जो कई बार हम मिस कर जाते हैं। जैसे कुछ एनसीईआरटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th में पॉलिटी की जो एनसीईआरटी है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लाख लक्ष्मीकांत पढ़ लीजिए या किसी और किताब को पढ़ लीजिए, लेकिन एक बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ना बहुत ही आवश्यक है। जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको एनवायरनमेंट के लिए मैं कहूँगा कि शंकर IAS के नोट्स को पढ़िए, काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स है। उसके बाद आप डेली अखबार जरूर पढ़िए, क्योंकि क्या होता है कि कई बार करंट अफेयर्स के हर बार एक चुनौती होती है कि करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ा जाए। तो दोस्तों करंट अफेयर्स के लिए यदि मैं कहूँ तो लॉन्ग टर्म में यदि आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप दृष्टि के मैगजीन को पढ़िए, विजन IAS के मैगजीन को पढ़िए। लेकिन प्रीलिम्स में वन लाइनर क्वेश्चन आता है तो उसके लिए घटना चक्र जैसे पत्रिकाओं का भी पढ़ना जरूरी है। GK टुडे के डेली करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं, मंथली करंट अफेयर्स को आप देख सकते हैं। उसके बाद परीक्षा से पहले तो घटना चक्र आ ही जाता है, घटना चक्र से जो है सो आप अच्छे से तैयारी कर लें। फिर दोस्तों जो आजकल घटना चक्र या और भी अलग अलग पब्लिकेशंस के द्वारा जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो बुकलेट आती है, जैसे हिस्ट्री के लिए, मुझे हमेशा लगता है कि जो उत्तर प्रदेश में हिस्ट्री का क्वेश्चन होता है वह कई बार बहुत कठिन होता है, या फिर ऐसा क्वेश्चन होता है जो कि आपको किताबों में नहीं मिलेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं कहूँ कि एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बाल गंगाधर तिलक के अर्थी को किस मुस्लिम ने कंधा दिया था। तो ये काफ़ी मतलब मुझे बहुत ही अजीब सा क्वेश्चन लगा था कि इतना डिटेल किसी किताब में या तो मिलता नहीं है, या आप कई बार पढ़ेंगे तो इन बातों पर उतना ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, तो रिपीटेशन वाले क्वेश्चन को आपको गलत नहीं करना चाहिए। उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप यदि कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक जो भी या घटना चक्र आता है, हिस्ट्री का पढ़ लें, ज्योग्राफी का पढ़ लें, पॉलिटी का पढ़ लें, उन चीज़ों को यदि आप सॉल्व कर लेंगे तो कम से कम जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो गलत नहीं होंगे। देखिए दोस्तों, यदि आप उन क्वेश्चंस को गलत कर रहे हैं जो बाकी सब लोग सॉल्व कर रहे हैं तो आप ऐसे ही रेस से बाहर हो जाएंगे। जैसे नॉर्मली पॉलिटी का क्वेश्चन सब लोग सॉल्व कर लेते हैं, पॉलिटी के क्वेश्चन में गलतियां नहीं करते हैं लोग, तो आप पॉलिटी के क्वेश्चंस को यदि गलत कर रहे हैं तो आप समझिए आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो पॉलिटी की क्वेश्चंस गलत नहीं होनी चाहिए। करंट अफेयर्स में सबके साथ प्रॉब्लम होती है, करंट अफेयर्स सबका कुछ ना कुछ सही कुछ ना कुछ गलत होता है, तो आपको करंट अफेयर्स के लिए चिंता नहीं करनी है। यदि मैं मानता हूँ कि GK टुडे, घटना चक्र या डेली अखबार आप पढ़ते हैं तो करंट अफेयर्स में भी आप 70-80% क्वेश्चंस को आप आसानी से टैकल कर सकते हैं। दोस्तों प्रीलिम्स एक कॉन्फिडेंस का काफ़ी ज़्यादा खेल होता है, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और लोगों को नहीं आता है। इसमें आपका कोई बहुत ज़्यादा स्किल नहीं होता है कि आपने बहुत अच्छा प्रेजेंट कर दिया, बहुत अच्छा लिख दिया तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, कुछ क्वेश्चन सही हो जाएगा तो आप अंदर हो जाएंगे, कुछ क्वेश्चन गलत हो जाएगा तो आप बाहर हो जाएंगे। चूँकि कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि अभी यदि संभव हो तो आप अब चूँकि उत्तर प्रदेश का, बिहार का, सारे स्टेट्स का जो है सो अब टेस्ट सीरीज़ कंडक्ट करवाया जाने लगा है, दिल्ली में, इलाहाबाद में, पटना में, तमाम तरह के जगहों पर। तो आप किसी न किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन कर लें, कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में आपको रेडिली जो है सो बुकलेट मिल जाएगा। बहुत सारे पब्लिकेशंस का बुक आता है जिसमें जो कंपाइलेशन होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, मॉडल क्वेश्चन पेपर्स का, आप ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए। पहले लोग बस UPSC के लिए टेस्ट सीरीज़ लगा के जाते थे, अब आपको स्टेट के लिए भी, उत्तर प्रदेश के लिए भी आपको टेस्ट सीरीज़ ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करनी चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप निश्चित रूप से 10 साल का देख लें, ताकि उससे यदि कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपको उसमें गलती नहीं करनी चाहिए। आपके पास सफिशिएंट टाइम होना चाहिए OMR शीट को फिल करने के लिए। OMR शीट में गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। आप कभी 5 क्वेश्चन के आंसर को एक साथ फिल ना करें OMR में। जैसे 10, 11, 12, 13, 14, 15 में यदि A, C, C, D, D ऐसा आंसर है, आप सीधा 5 क्वेश्चन को एक बार देख के OMR फिल ना करें, क्योंकि एक भी सीरीज यदि गलत हो गया तो आपका जो है 4-5 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फिर आपके पास अफसोस के अलावा कोई उपाय नहीं रहेगा। एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करें। आप अंतिम आधे घंटे में जो है सो पहले OMR शीट भर लें, फिर उसके बाद बचे हुए क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, ताकि मतलब जो आपने कर लिया है उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, उसमें कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों प्रीलिम्स कह सकते हैं आसान भी है, कह सकते हैं कठिन भी है, क्योंकि प्रीलिम्स में सफल होंगे तभी आप मेंस दे पाएंगे। तो इसलिए जो है सो बहुत सजग रहे, सचेत रहें और अच्छे तरीके से प्रीलिम्स एग्ज़ाम दें, ताकि आपको मेंस एग्ज़ाम देने का मौका मिल सके। कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आप टेस्ट सीरीज़ दें, निरंतरता बनाए रखें, अभ्यास रखें और उससे आप ज़रूर सफल होंगे। मेरी शुभकामनाएं आप सबों के साथ है। आप अच्छे तरीके से सफल हों और आने वाले परीक्षा के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।